Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the specific electric and magnetic loading. स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लोडिंग। सो सबसे पहले स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इलेक्ट्रिकल लोडिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसको हमने किस हिसाब से अपनी मशीन में यूज़ किया है। सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या हो सकते हैं कि मेरे आर्मेचर के अंदर पेरिफेरी होती है जिसके अंदर मैं वाइंडिंग करती हूँ या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर्स को प्लेस करती हूँ जिसकी वजह से उसमें मेरा करंट फ्लो करके वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं आर्मेचर की जो पेरिफेरी है, 1 मीटर की आर्मेचर की पेरिफेरी के अंदर जितने मेरे नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर्मेचर कंडक्टर्स मैंने उसमें यूज़ किए हैं, सो उस पर डिपेंड करती है मेरी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इज इक्वल्स टू टोटल नंबर एम्पियर कंडक्टर्स पर आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप। देन मैग्नेटिक लोडिंग। मैग्नेटिक लोडिंग क्या है? अब फ्लक्स मेरा किस हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेशो पे, किस क्वांटिटी के अक्रॉस मेरा फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सो वो है मेरी मैग्नेटिक लोडिंग। द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज एवरेज फ्लक्स डेंसिटी मेरी क्या है? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइडेड बाय द पेरिफेरियल एरिया इन द आर्मेचर ऑफ द मशीन। जो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग है उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए आर्मेचर की पेरिफेरी से, जो आर्मेचर का पेरिफेरी एरिया है, जो आर्मेचर का अंदर का एरिया जहाँ पे मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर स्लॉट किए थे, ठीक है, अगर उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाए मैग्नेटिक लोडिंग से तो वो मेरी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। अब मेरी मैग्नेटिक लोडिंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं? सो वो क्या है? सबसे पहले है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है? अ हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप leads to the higher value of the flux in the iron parts of the machine, which results in the increased losses and reduced efficiency. अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आयरन के पार्ट्स में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी, मशीन में जो आयरन पार्ट्स मैंने अगर फ्लक्स डेंसिटी मेरी मशीन की ज़्यादा हो जाती है तो जो आयरन पार्ट्स है मशीन के उसके अक्रॉस जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेरे मशीन में आयरन लॉसेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या होती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। सेकेंड क्या है? वोल्टेज क्या है? When the machine is designed for higher voltage, space occupied by the insulation becomes more, thus making the teeth smaller and hence higher flux density in teeth and core. जब मशीन को हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो इंसुलेशन स्पेस होता है वो भी क्या होता है? वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से टिथ जो होते हैं मशीन के वो स्मॉल हो जाते हैं और फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फ्लक्स डेंसिटी अगेन इंक्रीज़ होगी तो जो आयरन के पार्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, आयरन पार्ट्स में जो फ्लक्स की वैल्यू वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसमें लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, एफिशिएंसी क्या है? रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट क्या है? अ हाई वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन लीकेज रिएक्टेंस एंड हेंस इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अगर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हाई वैल्यू की है, गैप डेंसिटी हाई वैल्यू की है, सो उसकी वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जब मशीन में शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर होती है सो उस टाइम पे जो आर्मेचर करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है? मैग्नेटिक लोडिंग होती है मेरी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, कि मेरे एक एरिया के अक्रॉस आर्मेचर पेरिफेरी के अक्रॉस मैग्नेटिक लोडिंग कितनी है और वो मैग्नेटिक लोडिंग क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। अगर मेरी फ्लक्स डेंसिटी किसी भी मशीन की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज़ होने की वजह से शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आर्मेचर करंट उस कंडीशन में मेरा कैसे काम करेगा? एज अ फॉल्ट करंट, सो उस फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है?
The maximum power output of the machine under steady state condition is indirectly proportional to synchronous reactance. जो maximum power output होती है, ठीक है, मेरी मशीन की steady state condition में वो indirectly proportional होती है synchronous reactance के. If higher value of flux density is used, it leads to smaller number of turns per phase in armature winding. अगर मेरी flux density ज़्यादा होगी तो जो मेरे number of turns हैं पर फेज में आर्मेचर वाइंडिंग में वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, जिसकी वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. Then we have parallel operation. Parallel operation क्या है? The satisfactory parallel operation of synchronous generators depends on the synchronizing power. अब जो सिंक्रोनस जनरेटर्स को अगर हम पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है उसके सिंक्रोनाइजिंग पे कि वो कैसे सिंक्रोनाइज कर रही हैं. हायर द सिंक्रोनाइजिंग पावर, हायर विल बी द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू ऑपरेट इन सिंक्रोनिज्म. अगर किसी भी मशीन की सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा है सो उसकी सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसकी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है कि वो मोर नंबर ऑफ मशीन्स के साथ में पैरेलली ऑपरेट कर सकती है. The synchronizing power is inversely proportional to the synchronous reactance. अब synchronizing power क्या है कि वो inversely proportional है मेरे synchronous reactance के साथ में, and hence the machine designed with higher value air gap flux density which will have the better ability to operate in parallel with the other machines. सो आई होप आप लोगों को मैग्नेटिक लोडिंग समझ में आएगी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या है अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं. सो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से अगर मैग्नेटिक लोडिंग किसी भी मशीन में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है आयरन पार्ट्स में वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन की इफ़िशिएंसी रिड्यूस हो जाती है और आयरन लॉस इंक्रीज़ हो जाते हैं. सेकंड, अगर किसी भी मशीन को हाई वोल्टेज के लिए हम डिज़ाइन करते हैं सो उसमें हमें इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है. इंसुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो टिथ का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है और जो फ्लक्स डेंसिटी है वो टिथ में एंड कोर में इंक्रीज़ हो जाती है. अगर फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है. लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज़ होने की वजह से शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आर्मेचर करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. सेकेंड की लास्ट क्या था, अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग के जो पर फेज़ में जो मेरे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस भी रिड्यूस हो जाता है और जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. लास्ट क्या है, पैरेलल ऑपरेशन. पैरेलल ऑपरेशन क्या है कि जो पैरेलल मशीन का जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करता है उसके सिंक्रोनाइजिंग पे. अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा है इट मीन्स हम उस मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स के साथ में पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल लोडिंग. अब इलेक्ट्रिक लोडिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक लोडिंग का मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मीटर आर्मेचर पेरिफेरी के अंदर मैंने कितने आर्मेचर कंडक्टर्स यूज़ किए हैं, करंट कैरिंग यूज़ किए हैं, वो डिपेंड करता है मेरी इलेक्ट्रिक लोडिंग पे. सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग. अब इलेक्ट्रिक लोडिंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहले कॉपर लॉस. Higher the value of Q, larger will be number of armature of conductors which result in higher copper loss. अगर Q की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं वो भी मेरे इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन में कॉपर लॉस इंक्रीज़ हो जाता है. अब नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो कॉपर लॉस मेरा इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंडक्टर मेरे किसके होते हैं, कंडक्टर्स मेरे होते हैं कॉपर के. करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं तो वो कॉपर के, मान लो मैंने कॉपर के कंडक्टर्स यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे करंट कैरिंग कंडक्टर्स है वो मेरे कॉपर एलिमेंट के हैं. अगर मैं नंबर ऑफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर्स को इंक्रीज़ कर दूँगी, मतलब अगर मैं कॉपर को इंक्रीज़ कर दूँगी तो मेरे कॉपर लॉसेज भी मेरी मशीन में क्या है, इंक्रीज़ हो जाएंगे. दिस विल रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर राइज एंड रिडक्शन इन इफिशिएंसी. अगर कॉपर लॉस इंक्रीज़ होंगे तो इफिशिएंसी क्या है, मशीन की डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका टेम्परेचर क्या है, वो हाई हो जाएगा. सो कॉपर लॉस समझ में आया कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर मेरा किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का. अगर मेरे नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स इंक्रीज़ होंगे तो मतलब मशीन में जो कॉपर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, तो जो अगर लॉसेज होंगे वो उसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा होंगे. अगर कॉपर लॉस मशीन में ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर राइज होगा और जिसकी वजह से मशीन की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होगी. नेक्स्ट वी हैव वोल्टेज. वोल्टेज क्या है, अ हायर वैल्यू ऑफ Q
can be used for low voltage machines since the space required for the insulation will be smaller. अभी हमने मैग्नेटिक लोडिंग में पढ़ा कि अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर वो किसी भी मशीन को हाई वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो मेरी मैग्नेटिक लोडिंग होती है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में जो मेरी इंसुलेशन होती है वो मुझे ज़्यादा चाहिए होती है। इलेक्ट्रिक लोडिंग में क्या है कि इलेक्ट्रिक लोडिंग में जो अगर मेरी Q की वैल्यू ज़्यादा है तो मुझे लो वोल्टेज मशीन्स में यूज़ करूँगी। लो वोल्टेज मशीन्स यूज़ करूँगी तो उसमें इंसुलेशन में मुझे क्या चाहिए होगी, स्मॉल चाहिए होगी। सो सिंस द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द इंसुलेशन विल बी स्मॉलर। मैग्नेटिक लोडिंग में हाई वोल्टेज मशीन्स थी, हाई वोल्टेज मशीन्स के लिए मुझे इंसुलेशन के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए था। इलेक्ट्रिक लोडिंग में Q की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक लोडिंग ज़्यादा होने की वजह से हाई वोल्टेज मशीन थी और हाई वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन स्पेस ज़्यादा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोडिंग में Q क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक लोडिंग अगर मेरी Q की वैल्यू ज़्यादा है, सो Q की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से लो वोल्टेज मशीन मुझे यूज़ करनी है, और लो वोल्टेज मशीन्स में जो इंसुलेशन के लिए स्पेस चाहिए होगा वो भी क्या होगा, लो होगा, स्मॉल होगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है, हाई वैल्यू ऑफ Q लीड्स टू द हायर वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक लोडिंग की वैल्यू ज़्यादा है, तो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड हेंस द आर्मेचर रिएक्शन एंड हेंस हायर वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अगर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आर्मेचर रिएक्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। सच मशीन्स विल हैव पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, जिसकी वजह से जो वो मशीन का रेगुलेशन है वो पुअर होगा। लोअर वैल्यू ऑफ करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो लो होगी, मतलब फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, फॉल्ट करंट की वैल्यू लो होगी। एंड लो वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, आर्मेचर करंट जो मतलब फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है वो भी लो होगी। एंड स्मॉल पावर ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर। इलेक्ट्रिक लोडिंग एक तरीके से अपोजिट काम कर रही है मैग्नेटिक लोडिंग के। अगर मैग्नेटिक लोडिंग को हम इंक्रीज़ कर रहे थे तो जो मेरी लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू थी वो डिक्रीज़ हो रही थी। लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होने की वजह से पावर इंक्रीज़ हो रही थी, सिंक्रोनाइजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही थी, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, वोल्टेज रेगुलेशन गुड हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रिक लोडिंग में क्या है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक लोडिंग को इंक्रीज़ किया, इलेक्ट्रिक लोडिंग अगर मेरी इंक्रीज़ होती है तो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर होगा, और जो मेरी सिंक्रोनाइजिंग पावर है वो भी स्मॉल होगी। बट इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन पे जो करंट की वैल्यू होगी, जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी वो भी मेरी लो होगी। मैग्नेटिक लोडिंग इंक्रीज़ करने की वजह से शॉर्ट सर्किट टाइम पे जो मेरे ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रे लोड लॉसेज। अब स्ट्रे लोड लॉसेज क्या होते हैं, विद इंक्रीज ऑफ Q स्ट्रे लोड लॉसेज विल इंक्रीज। अगर Q की वैल्यू को इलेक्ट्रिक लोडिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो जो लोड लॉसेज होते हैं, स्ट्रे लोड लॉसेज, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक लोडिंग कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डिज़ाइन डेटा हैंडबुक। अब हम किस मशीन को उसकी जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होगी और इलेक्ट्रिक लोडिंग होगी उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन डेटा हैंडबुक से, फॉर साइलेंट एंड नॉन साइलेंट पोल मशीन्स के लिए। सो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लोडिंग समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है और ये किन किन फैक्टर से इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स की इनकी वजह से कौन कौन से फैक्टर्स मशीन में इफेक्ट होते हैं या किन किन फैक्टर्स को ये इन्फ्लुएंस करती हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लोडिंग सो यू कैन आस्क मी। वी हैव वन मोर टॉपिक कि इफेक्ट ऑफ साइज एंड वेंटिलेशन। अब इफेक्ट ऑफ साइज एंड वेंटिलेशन क्या है कि एवरीवन, आप लोगों को मैंने पहले मशीन्स में ही पढ़ाया था कि अगर किसी भी मशीन के साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, सो साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से जो मशीन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर मशीन की साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो मशीन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ क्योंकि जो वेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर वेट को हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगी। अगर
ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी मशीन के नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज़ कर देते थे तो स्पीड क्या होती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अगर मेरी 2 पोल मशीन है तो जो फ्लक्स है, आर्मेचर का फ्लक्स है, उसको सिर्फ 2 पोल के रिगार्डिंग फ्लक्स को कट करना पड़ेगा और वो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसकी स्पीड तेज़ होगी। अगर वहीं पे मेरी 4 पोल मशीन है तो जो मेरा आर्मेचर का फ्लक्स है, ठीक है, उसको 4 पोल्स के रिगार्डिंग फ्लक्स को कट करेगा जब उसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। सो एक फिक्स टाइम के ड्यूरेशन के अक्रॉस 2 पोल में और 4 पोल में उसकी मशीन 2 पोल के अक्रॉस 4 पोल में बिल्कुल हाफ हो जाएगी। सो इसलिए कहते हैं कि अगर जैसे हम स्पीड नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज़ करते हैं या मशीन के वेट को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड वी हैव वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन का इफेक्ट क्या होता है मेरी किसी भी मशीन पे। वेंटिलेशन हम अपनी मशीन्स को प्रोवाइड कराते हैं उसकी कूलिंग के लिए, ठीक है। अगर मशीन में वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वेंटिलेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर मशीन को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो जो उसमें हीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। हीट प्रोडक्शन की वजह से मेरी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। उसमें जो अगर कोई भी मशीन अपना काम करते समय कोई भी केमिकल्स या गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है अपनी मशीन से, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी तो वो मेरी मशीन की वर्किंग को इफ़ेक्ट कर सकती है, उनको हार्म कर सकती है। सो किसी भी मशीन को प्रॉपर वर्किंग प्रोवाइड कराने के लिए उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि टाइप्स ऑफ इनक्लोजर्स पढ़े थे जब हम लोगों ने, कि टाइप्स ऑफ इनक्लोजर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, कि हम उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है कि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन मशीन्स में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो जो मशीन गैसेस या केमिकल्स को एक्सेप्ट करती है, हाई टेम्परेचर को रन करते समय प्रोड्यूस करती है, अगर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो मशीन के अंदर ही काम रहेंगे और मशीन की परफॉर्मेंस को हार्म कर सकते हैं, मशीन की वर्किंग को ख़राब कर सकते हैं। सेकंड, साइज़। अगर किसी भी मशीन के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं तो मशीन का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हमें सिंक्रोनस मशीन्स चाहिए होती हैं, कांस्टेंट स्पीड की मशीन चाहिए होती है, वहाँ पे हमें अपनी मशीन हाई पावर मशीन्स चाहिए होती है, तो उस केसेस में मशीन का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन की परफॉर्मेंस होती है उसके लिए हमें कोई हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आई होप आप लोगों को ये 2 टॉपिक, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लोडिंग एंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड वेंटिलेशन, समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज 2 टॉपिक्स सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।